बेला बनर्जी बनाम बंगाल सरकार। 1953 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया और बंगाल की सरकार ये केस हार गई। दोस्तों, ये केस संबंधित था वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट से, अर्थात पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित ये केस था। नेहरू जी ने, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9वीं अनुसूची में डाल दिया, जिससे उस कानून को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिल गई। दोस्तों, पिछले 2 लेक्चर में हम सबों ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक अधिकार और इन दोनों के बीच में जो टकराव हुए हैं, जो द्वंद्व उत्पन्न हुए हैं, इसको हम सबों ने पढ़ा है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका हम लोगों ने आयरलैंड एवं भारत इन दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन भी देखा है। इसी के साथ साथ 1951 की भारत की जो स्थिति थी उसको भी हम सबों ने देखा और समझा है। संविधान बनने के दौरान जो कुछ द्वंद्व उसमें समा गए, जो बाद में जाकर उभरे हैं, इसको हम सबों ने कुछ केसेस के माध्यम में देखा है, जिसमें पहला केस था चंपकम दोराई राजन केस, दूसरा केस हम सबों ने देखा है शंकरी प्रसाद केस, और आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं बेला बनर्जी बनाम बंगाल सरकार केस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश आप सबों का स्वागत करता हूं तथास्तु आईसीएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस लेक्चर में हम सभी पढ़ेंगे सज्जन सिंह केस के बारे में एवं गोलकनाथ केस के बारे में, और इसी संदर्भ में हम सभी उस समय भारत की क्या राजनीतिक अवस्था थी उसके बारे में भी ठीक से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1964 में 17वीं संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बेला बनर्जी जब केस हार गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस कानून को वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट अर्थात पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में उन्होंने डाल दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भूमि सुधार संबंधित जो भी कार्यक्रम सरकार चला रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। नेहरू जी का ठीक ठाक नजर था इस पर, और पूरे भारत की सरकार उस समय राज्य सरकारों के साथ मिलकर भूमि सुधार संबंधित सभी कार्यक्रमों पर एक नजर बनाई हुई थी। लेकिन समय 10 साल के बाद बदल गया। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। 1964 में ही 17वीं संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है, और इस अधिनियम के तहत राजस्थान, पंजाब एवं कुछ अन्य राज्य के जो लैंड रिफॉर्म एक्ट हैं, यानी कि भूमि सुधार संबंधित अधिनियम को 17वीं अनुसूची में रख दिया जाता है। और इसी से आता है सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान का केस 1964 में सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट शंकरी प्रसाद केस में दोहराई थी, वही जजमेंट सज्जन सिंह केस में भी दोहराया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, यानी कि आर्टिकल 368 के द्वारा जो बनाए हुए कानून है, और आर्टिकल 13(2) में जो डेफिनेशन है इंक्लूड्स, मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल 13 के 2 में कौन कौन से चीज इसमें इंक्लूड्स हैं, शामिल हैं। तो कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 368 से जो लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया है, वो आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए ये लैंड रिफॉर्म के लिए ठीक है। तो शंकरी प्रसाद केस में दिए गए निर्णय को ही दोहराया जाता है। कहां पर? सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। यहां तक आप समझ गए। अब क्या होता है
कि गोलकनाथ का केस आता है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, गोलकनाथ पंजाब से थे और गोलकनाथ बहुत बड़े जमींदार थे। वहां के करीब 500 एकड़ जमीन था उनके पास। और होता क्या है, पंजाब सरकार जो लैंड रिफॉर्म कानून बनाती है उसमें लिखा जाता है कि आप यदि 30 एकड़ या तो 30 एकड़ स्टैंडर्ड भूमि रखें अपने पास जो अच्छी भूमि है, नहीं तो 60 एकड़ आप रखें जो साधारण भूमि है, सिंपल भूमि है, सिंपल साधारण लैंड है। दो कैटेगरी भी आपने देखा। आपको 30 एकड़ रखना है, बेहतर लैंड, बेहतर जमीन, तो 30 एकड़ रखिए, और साधारण जमीन आपको अपने पास रखने हैं तो 60 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। और इनके पास जमीन कितने हैं? 500 एकड़। अब आप समझ सकते हैं कि बाकी जमीन उनका क्या होगा। बाकी जमीन सरकार लेकर जो भूमिहीन है उनको देंगे या अन्य किसी प्रावधान के लिए प्रयोग किया जाएगा, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में लिखा गया है। गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, कहां पहुंचता ये केस? सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान केस को जब आप तक सुनते हैं तो आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के पक्ष में ही निर्णय देती जा रही है। बात भी सही है, दे ही रही है। लेकिन गोलकनाथ केस में ऐसा क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वर बदल जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या निर्णय देती है जिससे सरकार के भी होश उड़ जाते हैं और पूरे भारत की राजनीतिक अवस्था बदल जाती है वहां से? तो उस समय के कुछ राजनीतिक अवस्था के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, होता क्या है, अभी अभी मैंने बताया आपको कि 1962 कि भारत और चीन का जो युद्ध हुआ है उससे नेहरू जी को बहुत सदमा लगा और 1964 में किसी कारणवश 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पीएम रेस, प्रधानमंत्री बनने की एक रेस शुरू होती है। नेहरू जी जैसा कदावर नेता, उनके समकक्ष उतना बड़ा औहदा रखने वाला कोई नेता उस समय कांग्रेस में भी नहीं था। तो एक वैक्यूम सा भी बन जाता है। रेस भी हो रही है पीएम बनने की और एक वैक्यूम भी बन चुका है। तो कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उस समय के कामराज और मोरारजी देसाई, ये दोनों सीनियर लीडर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में। के कामराज दक्षिण से आते हैं, मोरारजी देसाई गुजरात से आते हैं। मोरारजी देसाई एक ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं और उनको स्वतंत्रता आंदोलन में उनका ठीक ठाक योगदान भी रहा है। बहुत सीनियर लीडर हैं, ठीक ठाक पकड़ है उनका कांग्रेस के कार्यकर्ता पे भी, कैडर पे भी। तो एक रेस तो बना ही हुआ है। के कामराज की भी अंदर ही अंदर उनकी भी इच्छाएं हैं प्रधानमंत्री बनने की। मोरारजी देसाई की तो है ही, वो मुखर भाव से कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनना है और वो सीनियर लीडर भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ होता क्या है कि के कामराज उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने सोचा कि मोरारजी देसाई को यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उन पे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और दूसरे उसमें ऑप्शन में उनको शास्त्री जी दिखते हैं। शास्त्री जी बड़े ही नेक, ईमानदार, कट्टर ईमानदार और प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। तो कामराज जी ने शास्त्री जी को चुना है प्रधानमंत्री पद के लिए। शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1966 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर से एक रेस जो है प्रधानमंत्री बनने की शुरू हो जाती है। मोरारजी देसाई रेस में तो थे ही, लेकिन होता क्या यहां पर 1966 में इंदिरा गांधी जी को
इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। दोस्तों 1966 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती हैं तो कांग्रेस में एक अंतर्द्वंद फिर से उभर उठता है और मोरारजी देसाई इस चीज से खुश नहीं है। के कामराज भी इस चीज से खुश नहीं है। कामराज इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया कहा करते थे, मोरारजी देसाई भी कहा करते थे, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी राजनीति में उतना प्रखर रूप से, प्रबल रूप से नहीं उतरी थी, कम बोलती थी। तो इन्हें लगा कि ठीक है, कुछ दिन ऐसे ही काम चला लेंगे। 1967 में चुनाव होने वाला था, इस समय चुनाव भी था फरवरी में महीने में, तो सोचे कुछ समय ऐसे ही काम चला लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों होता क्या है कि जब फरवरी में चुनाव होती है, 17 से 21 फरवरी तक चुनाव थी 1967 में, 1967 में, जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी जीतती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अंदर की जो अंतर्द्वंद हैं वो इतने अधिक हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की कैडर है, कार्यकर्ता है, उनमें मतभेद हो चुका है, मनभेद हो चुका है और भारत में गैर कांग्रेसवाद का नारा अब प्रबल हो चुका है। याद कीजिए कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो पूरे भारत में कांग्रेस ही कांग्रेस थी। गैर कांग्रेसवाद की जो नारा है वो बहुत ही दबे स्वर में कहीं कहीं सुनने को मिलता था, लेकिन उभरे हुए स्वर में, प्रबल स्वर में तो कहीं था ही नहीं। तो उनके पास दूसरे चैलेंजेस नहीं थे। लेकिन 1967 के चुनाव में गैर कांग्रेसवाद का नारा प्रबल जोर पकड़ चुका है और ये दक्षिण भारत में भी हो चुका है और उत्तर भारत में गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति हैं राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद के नारा को इतना प्रबल कर दिया कि कांग्रेस को 1967 में चुनाव जीतना समझिए नाकों चने चबाना जैसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट इन सभी स्थिति को ठीक ठाक से देख रही थी। सुप्रीम कोर्ट का इन सभी स्थिति पर ठीक ठाक नजर था। दोस्तों होता क्या है कि जब सरकारें मजबूत होती है लोकतंत्र में, तो कोर्ट, न्यायपालिका एक बैलेंस होकर, न्यूट्रल होकर काम करती है। सरकार के हाँ में हाँ भी मिलाया जाता है, सरकार के नीतियों का प्रबल विरोध नहीं किया जाता है। जनरली न्यायपालिका न्यूट्रल रहती है, यह हर जगह होता है ऐसा। लेकिन जब सरकार कमजोर पड़ती है, लोकतंत्र में कमजोर पड़ना कई कारण से हो सकता है कि सरकार के अंतर्द्वंद अधिक हो, या सरकार मेजोरिटी पूरा करने में कमजोर हो पा रही हो, किसी तरह जोड़ तोड़ कर मेजोरिटी पूरा करने में लगी हुई हो, बहुमत हासिल करने में लगी हुई हो। और जहां जोड़ तोड़कर बहुमत हासिल करने की प्रक्रिया होगी, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो उसमें अंतर्द्वंद होगा ही होगा। लोकतंत्र के लिए भी ये अंतर्द्वंद सही नहीं है। तो कोर्ट का नजर इन सारी सिचुएशन पे रहता है। सरकार कमजोर तो कोर्ट मजबूत हो जाती है, और सरकार यदि अधिक मजबूत हो जाती है तो कोर्ट सरकार के स्वर में स्वर मिलाती भी है। ऐसा भी देखने को मिला है। ऐसा ही कुछ होता है गोलकनाथ केस में भी। दोस्तों गोलकनाथ केस भी उसी समय आता है और इसका जजमेंट बड़ी ही सुंदर घटना है। मैं इस डेट को आपको बताना चाहता हूं। 1967 में चुनाव है। दिन कौन सा है? 17 से 21 फरवरी। और 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ केस का जजमेंट आता है। कहां पे आता है? सुप्रीम कोर्ट में आता है। आप दिन को देखिए। और गोलकनाथ केस में दोस्तों कितने बेंच हैं, कितने जज हैं उसमें? 11 बेंच हैं। 11 बेंच ऑफ जजेज हैं। दोस्तों इस 11 बेंच ऑफ जजेज में 6:5
इससे निर्णय दिया जाता है। 6 पक्ष में है गोलकनाथ के और 5 सरकार के पक्ष में है। यदि एक वोट भी इधर उधर हो जाता तो निर्णय न्यूट्रल हो जाता और अलग हो जाता। एक वोट यदि इधर चला जाता तो दोस्तों क्या हो जाता, सरकार जीत जाती। तो आप सोचिए, केवल एक वोट के कारण सरकार सुप्रीम कोर्ट में हार जाती है। दोस्तों उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे के सुब्बा राव, और जो ये एक वोट है, ये जो आप एक वोट देख रहे हैं, ये एक वोट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुब्बा राव जी का था। इन्होंने सरकार के अगेंस्ट अपना वोट दिया था और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय था कि आर्टिकल 368 इज नॉट सेपरेट फ्रॉम आर्टिकल 13(2). बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है ये। अब आप सोचिए, शंकरी प्रसाद मामला, बेला बनर्जी मामला, फिर आप इधर देख लें सज्जन सिंह का मामला। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामला तो ठीक विपरीत है। उसमें तो कोर्ट मानने से इनकार कर दिया था, बोला कि नहीं 368 अलग है और आर्टिकल 13 अलग है। लेकिन गोलकनाथ केस में क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट की, क्या कहती है गोलकनाथ मामले में कि आर्टिकल 368 इज नॉट सेपरेट फ्रॉम आर्टिकल 13(2). मतलब यदि ये आर्टिकल 13(2) है तो आर्टिकल 368 यही है, इसी के अंदर है। पहले क्या था दोस्तों, पहले क्या था, यदि आर्टिकल 13 ये है तो आर्टिकल 368 ये है, ये यदि 13(2) है तो ये 368 है। अब क्या हुआ, ये 368 है तो ये आर्टिकल 13(2) है, यानी कि इसके ही अंतर्गत है अब 368। और अब आप सोचिए, जो हम सभी ने डिस्कस किया था दूसरे लेक्चर में कि यदि आर्टिकल 368 आर्टिकल 13(2) का पार्ट है तो आर्टिकल 13 के 1 में डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई भी कानून जो भारत सरकार बनाती है और वह कानून यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वह कानून अपने आप खारिज हो जाएगा। सोचिए, यही चीज है यहां पे। आर्टिकल 368 यदि 13(2) के अंदर आ गया तो लॉ के डिफिनेशन में आ गया। ये मैंने बताया था कि लॉ इंक्लूड्स, कल मैंने ही बताया था लेक्चर 2 में कि सारा उलझन यहीं पे है। ये इंक्लूड्स, क्या क्या लॉ के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है, सारे उलझन का जड़ यही है। और आर्टिकल 368 यदि इसमें आ जाता है तो अब सरकार क्या करेगी, अब सरकार के हाथ पैर बंध गए। जो एक सहारा था आर्टिकल 368 प्रयोग करके अलग अलग अधिनियम बनाने का, डीपीएसपी यानी कि जो निर्देशित सिद्धांत हैं राजनीति के, उसको पालन करने के लिए जो एक सहारा बचा हुआ था आर्टिकल 368, जहां पर टकराव हो जा रहा था फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के साथ, तो वो तिनके का सहारा वो भी अब छूट गया है। सरकार की स्थिति बड़ी अब भयावह हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो गया है। गैर कांग्रेसवाद का नारा प्रबल हो चुका है। कांग्रेस में अंतर्द्वंद बढ़ते ही जा रहे हैं। दक्षिण भारत के स्वर बदल रहे हैं और पहली बार दक्षिण भारत में गैर कांग्रेस का सरकार बनता है। किसका? डीएमके का। अब सोचकर देखिए दोस्तों, पहली बार डीएमके का इसी समय में गैर कांग्रेस का सरकार बनता है और कांग्रेस में अब फूट होने की कगार आ जाती है। कांग्रेस अब फूट होने के कगार की ओर बढ़ती जा रही है। ये देश के उस समय की राजनीतिक परिस्थिति है दोस्तों। लेकिन इस गोलकनाथ जजमेंट में एक बढ़िया चीज हुआ है, एक उम्मीद की किरण है जो सरकार के लिए है, वो मैं आपको बताता हूं। और वो उम्मीद की किरण है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव
ओवर रूलिंग अर्थात संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत, संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत। इसमें कहा गया कि ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये पिछले कानून पे लागू नहीं होगा, आगे से लागू होगा। अर्थात अब तक जो आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची बनाई गई, उसमें जो लैंड रिफॉर्म एक्ट डाला गया उस पर इस निर्णय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ के जजमेंट का प्रभाव नहीं होगा। ये प्रभाव किस पे होगा? अब आगे जो कानून बनेंगे उस पे इसके प्रभाव देखे जाएंगे। इससे सरकार को थोड़ी तो राहत मिलती है, लेकिन दोस्तों सरकार के जो लोक कल्याण के लिए बनाए जाने वाली नीति थे उस पे कितना प्रभाव पड़ेगा ये हम सभी अगले लेक्चर में देखेंगे। और अगले लेक्चर में हम सभी केशवानंद भारती केस को डिटेल में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ हम सभी बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगले लेक्चर में इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आप क्या करें, पिछले 2 लेक्चर्स जो हुए हैं और आज के लेक्चर का नोट्स जरूर बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए तथास्तु ICS हिंदी के साथ।